done. नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। कई सीनियर आईएएस अधिकारियों का तबादला करते हुए अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, तो वहीं 20 से ज्यादा आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। गृह विभाग की ओर से तबादलों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। गृह विभाग से जारी अधिसूचना के मुताबिक कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। जिन प्रमुख आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है उनमें अमृतलाल मीणा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए हैं। अमृतलाल मीणा पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, जबकि प्रत्यय अमृत को पथ निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार संजय अग्रवाल को दिया गया है। बिहार के परिवहन सचिव हैं संजय अग्रवाल। तो वहीं बिहार में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। 20 से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। आलोक राज डीजी प्रशिक्षण बनाए गए हैं, जबकि विनय कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए हैं। जेएस गंगवार एडीजी मुख्यालय बनाए गए, जबकि नयर हसनैन खान एडीजी ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई के नए एडीजी होंगे। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल के मायने को भी समझते हैं। दरअसल बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बेखौफ बालू माफिया पुलिस टीम पर लगातार हमला भी कर रहे हैं। तेज तर्रार अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। प्रशासन और पुलिस की छवि सुधारने की कोशिश के तौर पर भी इन तबादलों को देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन तबादलों के बाद अब पुलिस इन लोगों पर जो माफिया है उन पर सख्ती भी बरतेगी। बढ़ते आगे, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बिहार के कई जिलों में वायरल फीवर का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की है। राजधानी पटना से लेकर तमाम जिलों के अस्पतालों में बच्चों के लिए बनाए गए वार्ड फुल हो गए हैं। संक्रमित बच्चों के परिजन परेशान हैं, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए जा रहे हैं। बिहार के कई जिले वायरल फीवर की चपेट में हैं। हालात ऐसे हैं कि राजधानी पटना के सभी बड़े अस्पतालों में बच्चों का वार्ड फुल हो चुका है। एनएमसीएच हो, आईजीआईएमएस या फिर पीएमसीएच, यहाँ के नीकू और पीकू वार्ड के सभी बेड भर चुके हैं। नवजात से लेकर 12 साल तक के बच्चे सर्दी, खांसी, बुखार, बेचैनी और निमोनिया से ग्रसित हैं। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इन सब के बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभी जिलों का दौरा करने का निर्देश राज्य स्वास्थ्य समिति की टीम को दिया है और हालात पर नजर रखने की बात कही जा रही है। हाँ, विगत सप्ताह दिन से इन बच्चों की संख्या, ऐसे बुखार लगने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है, लेकिन जो जांच कराए गए हैं उस जांच में ये वायरल फीवर का ही लक्षण सब जगह से दिखाई पड़ा है। वहीं मुजफ्फरपुर में भी वायरल फीवर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जिले के सभी पीएचसी को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। वायरल फीवर से निपटने की पूरी तैयारी का दावा भी किया जा रहा है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सचेत किया गया है कि जहां इस तरह की जो है बात है वहां अविलंब मेडिकल टीम भेज करके लोगों का इलाज कराना सुनिश्चित करें। और अभी तक जो हम लोग के क्षेत्र में जो वायरल इन्फेक्शन है ये सेल्फ लिमिटिंग है, 3 से 5 दिन में ठीक हो जा रहा है। बात यदि पश्चिम चंपारण के बेतिया अनुमंडल की करें तो यहाँ बड़ी संख्या में बच्चे वायरल बुखार से पीड़ित हैं। बेतिया में जिले के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच के सभी बेड फुल हो चुके हैं। लाचारी में लोग निजी क्लिनिक की ओर रुख कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज है, सारे जगह से रेफर होकर बच्चे यहाँ आते हैं। जितना ही पीएचसी है, एडिशनल पीएचसी है या प्राइवेट क्लिनिक से, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बेड काफ़ी कम है।
पूर्णिया में भी वायरल फीवर दस्तक दे चुका है। बड़ी तादाद में बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। हालांकि यहाँ के राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज की बेहतर व्यवस्था होने से परिजन संतुष्ट हैं, जबकि अस्पताल के हर वार्ड में ऑक्सीजन और दूसरी जरूरी सेवाओं को दुरुस्त रखे जाने का दावा किया जा रहा है। बच्चे को पहले सर्दी खांसी निमोनिया का लक्षण था और प्लस उसको लैट्रिन से ब्लड आ रहा था, तो उसी का इलाज हो रहा है। प्रॉपर इलाज हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या क्या सुविधा है यहाँ बच्चे? हाँ, फंक्शनिंग। एसएनसीयू में हमारे 24 बेड है, सब फंक्शनिंग है। हमको 4 को पेटिशन है, 2 पहले से थे एमडी, अभी 2 आए। बात यदि बेगूसराय जिले की करें तो वायरल बुखार की दस्तक के बीच सरकारी अस्पतालों में लगाए गए ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट भी शुरू नहीं किया जा सका है। विभागीय लापरवाही के चलते कोरोना के दूसरी लहर में कई मरीजों की जान तक जा चुकी है। बावजूद इसके वायरल बुखार से पीड़ित गंभीर बच्चों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी परेशानी का सबब बन रही है। अभी जो बच्चों में वायरल फीवर चल रहा है वो एक तरह का निमोनिया है और इसमें बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, बहुत सारे। कोरोना काल में तेजी से बढ़ रहे वायरल फीवर के मामलों ने लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसे में कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, तो कुछ जगहों पर बेहतर व्यवस्था से लोगों को राहत भी मिल रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग बेहतर व्यवस्था का दावा जरूर कर रहा है। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सोनू शर्मा, पूर्णिया से कुमार प्रवीण, गोपालगंज से मुकेश और बेगूसराय से संतोष के साथ पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो बिहार में वायरल फीवर की दस्तक जिस तेजी से बढ़ रही है उसे समझना भी बेहद जरूरी है। दरअसल बिहार में बीते 10 दिनों में तेजी से वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ा है। राज्य के 9 जिले ऐसे हैं जहां वायरल फीवर जो है वो तेजी से बढ़ा है और 9 जिलों इसके चपेट में है। बच्चों में वायरल फीवर के केस सबसे ज्यादा हैं। सरकारी अस्पतालों में चाइल्ड वार्ड के जो बेड हैं, चीकू और टीकू बेड, वो पूरी तरह से फुल हो गए हैं। मरीज परेशान हैं और कोरोना काल में वायरल फीवर ने लोगों की चिंता और परेशानी को और बढ़ा दिया है। बात अगली खबर की करते हैं। नगर निगमों के ग्रुप डी के कर्मचारी अपनी सेवा को नियमित करने, वेतन वृद्धि समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर हैं। हड़ताल का आज तीसरा दिन है। हड़ताल की वजह से पटना की सड़कों पर कचरे का अंबार लग गया है। कचरे के इस ढेर को देखिए। ये हाल पटना के बोरिंग रोड चौराहे का है। आजकल ऐसी ही स्थिति पूरे राजधानी की। हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा है और इसकी वजह है पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। पिछले 2 दिनों से नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के बाद पटना में कूड़े का अंबार लग गया है और आपको बता दूं कि लगभग 500 टन से ज्यादा कूड़ा पटना शहर में सड़कों पर आ गया है और जिससे लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ा दी है। आपको जरा देखिए कि अभी हम यहाँ पे बोरिंग रोड चौराहे पे खड़े हैं और चौराहे पर की ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर कूड़ा जो है वो मुख्य सड़क के किनारे यहाँ पे फेंका गया है। पटना की ये हालत तब हुई जब 3 दिन पहले अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर 30,000 निगम कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। ये लोग पिछले कई साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। अब मांग है कि इनकी नौकरी स्थायी की जाए, सही सम्मान, सही वेतन दिया जाए। जिन लोगों को 10 साल काम करते हो चुका है उन्हें स्थायी किया जाए। इन सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से पूरे पटना में कूड़े का ढेर लग गया है और बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है। हालांकि नगर निगम का दावा है कि 2 पालियों में सफाई करवाई जा रही है। और जिस ढंग से अभी इन दिनों डेंगू हो, मलेरिया हो, तमाम बीमारियों की जो शिकायतें मिल रही हैं, लोगों को परेशानियां बढ़ी हैं, उसके बाद बारिश होने के बाद ये पूरी तरह से बदबू करने लगी है और पूरे शहर को एक ढंग से कहें तो नारकीय स्थिति जो है वो बन गई है। और यहाँ से पिछले 2 दिनों में जो हड़ताल कर्मी हैं वो पूरी तरह से सफाई व्यवस्था को ठप किए हुए हैं। इस ढंग से कचरा जो है फिर कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है। तो इसके बाद तो कोई जब बारिश होती है यहाँ पे तो ये पूरा कचरा यहाँ से वो रोड तक चला आता है, मतलब रोड क्रॉस कर इतना स्मेल करता है। हम लोग इधर से गुजरते हैं
3 दिन की हड़ताल ने पटना में कूड़े का ढेर लगा दिया है। जरा सोचिए, अगर ये हड़ताल जल्द खत्म नहीं हुई तो पटना का क्या हाल होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब इस रिपोर्ट के बाद समझते हैं कि राजधानी पटना को सुंदर बनाने की कवायद का यह हश्र आखिर क्यों हो रहा है। दरअसल पटना नगर निगम के ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। अपनी सेवा को नियमित करने के कर्मचारी जो है वो मांग पर अड़े हुए हैं। वेतन वृद्धि समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर वो कचरा उठाव नहीं कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल से राजधानी वासियों की परेशानी बढ़ गई है। सरकार पर अब दबाव बनाने के लिए हर साल नगर निगम के कर्मचारी जो है वो हड़ताल करते हैं। अब बात झारखंड विधानसभा की। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कक्ष के मुद्दे पर राजनीति करवट लेती नजर आ रही है। सदन में जेएमएम विधायक सरफराज अहमद की मांग पर स्पीकर ने 7 सदस्यीय एक विशेष कमेटी बना दी। यह सर्वदलीय कमेटी 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। आसन भी सहमत हो। झारखंड में नमाज कक्ष का मुद्दा अब सुलझता नजर आ रहा है। मानसून सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष की ओर से इसकी पहल होती दिखी। सदन में जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने राज्य में धार्मिक उन्माद आशंका पर विधानसभा अध्यक्ष से एक कमेटी बनाने की मांग रखी। कमेटी अब तक की चली आ रही परिपाटी और मौजूदा निर्णय का अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। सदन में उनके इस सुझाव पर विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने भी समर्थन किया। कमेटी आप बना दीजिए और उससे हफ्ते 10 दिन में रिपोर्ट लेके और 1 सप्ताह के अंदर पुनर्विचार इस पर कीजिए और जो कमेटी राय दे फिर उसी हिसाब से उसको रीनोटिफिकेशन आप कर दीजिए। ये मेरी पसंद है। क्या है सदन से, आपसे, आसन से कि भाई इस पर आप पुनर्विचार करें। यही तो भारत की सहिष्णुता की पहचान है, यही तो भारत की धर्मनिरपेक्षता की सुगंध है। मैं भी सरफराज भाई का प्रस्ताव को मैं भी उसको समर्थन करता हूँ। आसन से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर विचार किया जाए। सदन में सरफराज अहमद द्वारा बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल और इंदर सिंह नामधारी के अध्यक्ष रहते हुए ऐसा होने का भी हवाला दिया गया। हालांकि बाबूलाल ने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि ऐसा उनके समय नहीं था। ये लोकतंत्र का मंदिर है, इसे लोकतंत्र का मंदिर ही रहने दिया जाए। तो वहीं भानु प्रताप शाही ने कहा कि ये बीजेपी के दबाव का असर है। जिस वक्त हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय कोई इस प्रकार से कक्ष का कहीं कोई आवंटन नहीं हुआ है। मुझे लगता है अध्यक्ष जी पूरी तरह से इस बात से अवगत हो। ठीक। और एक बात और एक लाइन सुन लीजिए, क्योंकि भारत का संविधान उसकी इजाजत नहीं देती है। हम सेकुलर स्टेट है, कोई मजहबी स्टेट नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई ये जो लोकतंत्र की मंदिर है इसको लोकतंत्र का ही मंदिर रहने दीजिए। आज जो सरफराज साहब बोल रहे हैं ये जुबान उनका है, आवाज उनका है, लेकिन ये दबाव भारतीय जनता पार्टी का है जो उनको बोलने पर मजबूर किया। ठीक है, इसलिए आज वो बोल रहे हैं। ठीक है। सरफराज अहमद की मांग और दूसरे विधायकों के समर्थन के बाद विधानसभा अध्यक्ष भी इससे सहमत नजर आए। अध्यक्ष ने इस मामले में विधानसभा की कमेटी बनाने की घोषणा की। साथ ही ये भी कह दिया कि जांच कमेटी की रिपोर्ट को वो भी स्वीकार करेंगे। हम दिखवा लेते हैं, दिखवाने के बाद संसदीय कार्य मंत्री को और मुख्यमंत्री से बात करते हैं। उसके बाद जो भी हो, जो भी राज्य सरकार कर सकती है उस पर हम बाद में आप लोगों को सुना देंगे। नमाज कक्ष को लेकर पहले दिन से ही झारखंड का राजनीतिक पारा गर्म है। बीजेपी विधायक लगातार सदन की कार्यवाही स्थगित करते रहे और इसी मुद्दे पर विधानसभा का घेराव भी किया गया। अब असेंबली की जांच रिपोर्ट के बाद ये तय होगा कि नमाज कक्ष रहेगा या फिर उसका आवंटन रद्द होगा। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। अब जरा इस खबर को भी समझते हैं। दरअसल बीजेपी की मांग पर हेमंत सरकार बैकफुट पर आ गई है। नमाज कक्ष को लेकर सर्वदलीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य भी शामिल किए गए हैं। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से को एक ज्ञापन भी सौंपा है और मानसून सत्र के आखिरी दिन यानी आज सत्ता पक्ष के नरम रुख से विवाद के थमने की उम्मीद भी बढ़ गई है। और बात जेडीयू की करते हैं। जेडीयू संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने लोकसभा और विधानसभा प्रभारी जैसे पूर्व के पदों को खत्म कर दिया है। पटना में आज बिहार जेडीयू के सभी प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। इसमें लोकसभा
और विधानसभा प्रभारी की भूमिका निभाने वाले नेताओं को संगठन में दूसरी जिम्मेदारी दी जा रही है। साथ ही पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह के करीबी माने जाने वाले प्रदेश महासचिव अनिल सिंह और मुख्यालय प्रभारी चंदन सिंह की छुट्टी कर दी गई। बैठक के बाद ललन सिंह ने कहा कि पार्टी के अंदर किसी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ललन सिंह ने ये बैठक बुलाई थी। और हमारा लक्ष्य है पार्टी को मजबूत करना, पार्टी को 2010 का जो हमारा लक्ष्य है उसको पार करना। ये हम इस लक्ष्य पर काम कर रहे हैं और इसलिए पार्टी को एकजुट रखने के लिए जो भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक बात जरूर है कि पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं। विधानसभा प्रभारी हम लोग ने बताया कि प्रत्येक जिला में 2 हमारे प्रदेश के पदाधिकारी जिला प्रभारी होंगे। जो जिला प्रभारी होंगे वहाँ विधानसभा का और जिला और लोकसभा का और जो भी जिला का काम है, पूरे जिला का काम वही जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं वही देखेंगे। को भी समझते हैं। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ललन सिंह ने पार्टी की तरफ से बड़ी बैठक की। कुछ पदों को खत्म कर पार्टी संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी में अनुशासन के बहाने प्रभुत्व दिखाने की भी इसे कोशिश कहा जा रहा है और यही वजह है कि आरसीपी गुट के करीबियों को संगठन से ही बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जेडीयू संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है और इसका संकेत आज की बैठक में मिल गया है। और बात ईशान किशन की। बिहार के धुरंधर युवा क्रिकेटर ईशान किशन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में चौके छक्के जड़ते दिखाई देंगे। इस खबर के बाद बिहार और झारखंड के युवा क्रिकेटरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब बिहार की मिट्टी का होनहार लाल ईशान किशन T20 के मैदान में चौके छक्के जड़ता नजर आएगा, क्योंकि ओमान और यूएई में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए जिस भारतीय टीम का ऐलान किया गया है उसमें बिहार के धुरंधर क्रिकेटर ईशान किशन को भी जगह मिली है। घरेलू क्रिकेट में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाला ये जाबाज विकेटकीपर बल्लेबाज आज बिहार और झारखंड के युवाओं के लिए रोल मॉडल बन गया है। हाँ, हम ईशान किशन के साथ कुछ मैच खेले हैं कि वो काफ़ी अच्छा बैटिंग करते हैं। उनसे काफ़ी हम लोग को पॉजिटिव वाइब आता है जब भी ग्राउंड में आते हैं और हमें बहुत खुशी है कि वो आज इंडिया T20 वर्ल्ड के लिए सेलेक्ट हुए हैं। बहुत खुशी का बात है। वो एक इंस्पिरेशन डेडिकेशन के साथ जो खेल के यहाँ से छोटे से जगह से निकले हैं वो बहुत बड़ी बात है। कोई भी जैसे यहाँ से लड़का जो भी छोटा जगह से खेल रहा है वो इंस्पायर होगा वो देख के। बिहार और झारखंड के घरेलू ग्राउंड में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर चुका ईशान जब ओमान और यूएई के पिच पर चौके और छक्के जड़ता दिखेगा तो उसका हर एक शॉट बिहार और झारखंड के युवाओं को प्रेरणा देगा। इसलिए क्रिकेट की दुनिया में कदम रखने की तैयारी कर रहे पटना के ये युवा ईशान की सफलता से तो खुश हैं ही, उनकी धुआंधार कामयाबी की कामना भी कर रहे हैं। आपकी कभी मुलाकात हुई ईशान किशन से? हाँ सर, यहाँ पे हर एक बार मतलब बराबर वो आते रहते ईशान पे और उनसे हर एक बार मुलाकात होते रहती है और वो हम लोग मुलाकात होते हैं तो कुछ टिप्स वगैरह देते हैं? हाँ सर, बहुत अच्छे टिप्स देते हैं कि कैसे स्टांस करना है, कैसे बॉलर को फेस करना है। हम लोग इस अवसर पर ईश्वर से कामना करेंगे कि ईश्वर उनको असीम शक्ति प्रदान करें ताकि इस T20 वर्ल्ड कप में अपने प्रतिभा का जौहर दिखाकर देश को T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाए। बिहार का चैंपियन बेटा एक बार फिर बल्ले का कमाल दिखाने जा रहा है तो पटना के युवा क्रिकेटर अपने साथी की सफलता से फूले नहीं समा रहे हैं। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशंस बनाने के लिए जियो और ब्रिटिश पेट्रोलियम यानी जियोबीपी ने ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के साथ करार किया है। ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के साथ मिलकर जियोबीपी पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी। ब्लू स्मार्ट फिलहाल दिल्ली एनसीआर में अपनी प्रभावी सेवाएं दे रहा है, जबकि जियोबीपी देश के 21 राज्यों में अपनी सेवाएं दे रही है।
इस साझेदारी से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाने और प्रदूषण कम करने में क्रांति आने की उम्मीद है। पहले चरण में दिल्ली के बाद शहरी इलाकों में हर स्टेशन को 30 वाहनों की चार्जिंग क्षमता के मुताबिक तैयार किया जाएगा। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।